जी जी। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे, अभी हाँ जी, अप्रोचेस की बात कर रहे थे। तो अब पहले हमने हमने साइको एनालिटिकल अप्रोच की बात की, जिसमें हमारे कुछ हिडन जो हमारी चीज़ें हैं हमारे अंदर रह जाती हैं। लेकिन वो चीज़ें जब हमारी फिर हमारे मैल अडेप्टिव बिहेवियर, एक अडेप्टिव बिहेवियर होते हैं, एक मैल अडेप्टिव बिहेवियर क्या होते हैं? जो हमारे आउटसाइड के एनवायरनमेंट के इमोशन से जितने वो बिहेवियर हमें हमें खराब कर रहे होते हैं, हमें डिस्ट्रेसिंग कर रहे होते हैं, तो वो हमारे मैल एडेप्टिव बिहेवियर बन जाते हैं। ठीक है। तो अब हमारी एक बिहेवियर अप्रोच आती है। अब बिहेवियर, आपने बिहेवियर थेरेपिस्ट देखे होंगे, बिहेवियर अप्रोच, इसको ये डिफरेंट अप्रोचेज हैं। ये एक ये अप्रोच जो नॉर्मल साइकोलॉजी की है, ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है जो हम ऑब्जर्व कर सकते। देखिए, वो अनऑब्जर्वेबल बिहेवियर था साइको, जो हमने फर्स्ट डिस्कस किया था, साइको एनालिटिकल बिहेवियर। ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है जो फोकस रीइंफोर्सिंग करता है हमारे पॉजिटिविटी। यानी कि हमारी ना, इसमें हम क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग करते हैं, यानी कि हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू हम बिहेवियर्स पैटर्न को ठीक करते हैं। आपने बिहेवियर थेरेपी को अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो बिहेवियर अप्रोच टारगेट करती है इटसेल्फ अंडरलाइन कॉजेस करती है विद एबनॉर्मल बिहेवियर। और इसमें थेरेपिस्ट यूटिलाइज करता है कौन सी स्ट्रेटजीज? क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। आपने वो डॉग वाली एग्जांपल देखी होगी। डॉग के पास एक रिंगिंग होती थी, खाना आता था उसको, एक जी मैम। स्टूमेलाई मिलता था, तो वो उस चीज को कवर अप करता था और फिर वो खाना खाता था। ये जस्ट एक उसको रिवॉर्ड और पनिशमेंट का ये बिहेवियर अप्रोच, ये चीज होती है। एक तो ये हमारी जो होती है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है, जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और फिर हम उसको थ्रू रिवॉर्ड और थ्रू पनिशमेंट, हम उसको यानी कि रीइंफोर्समेंट के थ्रू और पनिशमेंट के थ्रू हम उसको डील करते हैं। एक मेडिकल अप्रोच होती है। ये अप्रोच जो होती है वो बायोलॉजिकल कॉजेस के ऊपर हम करते हैं। यानी हमारी मेंटल इलनेस होती है, हमारी एम्फेसाइजिंग अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइन कॉज ऑफ, हम जो डिसऑर्डर की अंडरलाइन मतलब जो कॉजेज हैं, हम पहले उन्हें फाइंड आउट करते हैं कि जो एक नॉर्मल बंदा एक एबनॉर्मल जो बिहेवियर शो कर रहा है, वो डिसऑर्डर की कॉजेज क्या है। हम उनकी पहले कॉजेस में, मेडिकल अप्रोच में हम उनकी कॉजेस फाइंड आउट करते हैं। वो जेनेटिक इनहेरिटेंस भी हो सकता है। देखिए, जीन्स में एक बीमारी चलती हुई आ रही है, एंजाइटी। अगर जिस मदर को एंजाइटी होगी, या जिस मदर को होता है ना डिप्रेसिव, तो उनके कई बच्चों को बाइपोलर भी हो सकता है, आपने सुना होगा। उनके बच्चों को शिज़ोफ्रेनिया भी हो जाता है, या उनको डिलीजन्स या इस तरह की चीज़ें, या उनमें इनहेरिडिटी, उनमें एडीएचडी भी होता है इनहेरिटेंस में। ये चीज़ें जेनेटिक, बहुत ज़्यादा जेनेटिक बायोलॉजिकल फैक्टर बहुत काउंट करते हैं। अगर एक पूरे ख़ानदान में हाइपर एक्टिविटी है, उनके माहौल, एक तो माहौल है, सबसे पहले इन्वायरमेंट है। अगर घर का इन्वायरमेंट ही बहुत येलिंग, चीखना, चिल्लाना, धाड़ना हर वक्त बच्चों पे, तुमने ये किया, लान तान एक वर्ड होता है, मतलब हर वक्त उनको एब्यूसिव, उनकी, यार तुम तो खराब भी हो, तुम तो ठीक हो ही नहीं सकते। वो अभी जिस तरह इन्होंने बात की, तुमने तो बस ये कर दिया, तुमने तो अब बिल्कुल ही, तुम तो बस, तो आप फॉर एग्जांपल, एक बच्चा मॉल में जा रहा है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। उसने कोई चीज गिरा दी, यार ये देखो कितना इसने एबनॉर्मल बिहेव किया, अगला कहेगा ये तो है ही एबनॉर्मल। इवन मे बी वो बच्चा नॉर्मल हो, लेकिन देखें बच्चा है, उसने वो उस टाइम उसकी टर्म एक, वो चीज आप उस पर लेबलिंग मत लगाएं कि आप एबनॉर्मल हो। ठीक है। इस तरह ये जो हाइपर एक्टिव किड्स होते हैं ना, जब ये बाहर जाते हैं, तो इनको जो जो अभी मैं बात कर रही थी, वो जेनेटिक कॉज की बात कर रही थी, लेकिन जो कि जेनेटिक कॉज बहुत ज्यादा, घर में हर वक्त चीखना, चिल्लाना होता है, पास वक्त वो ट्रोमेटिक बन जाता है। वो जब ट्रॉमा में चेंज हो जाता है, तो बड़े होके एडल्टहुड में वो एक आपका डिस्ट्रेस और एंजाइटी में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आपकी एक माँ अगर कोई सब्सटेंस अब्यूज कर रही है, या कोई ऐसी मेडिकेशन, एंटी डिप्रेसेंट्स ले रही है, तो वो जेनेटिक इनहेरिटेंस हो जाता है। फिर रिलेटेड फिजिकल इलनेसेस आ जाती हैं। ठीक है, इन्फेक्शंस हो जाती हैं आपको, केमिकल इम्बैलेंस, जिस तरह आपके
ये स्टीरोनाइन हार्मोन्स और ये डोपामाइन आपने कहा ये इम्बैलेंस हो जाता है, एमिगडाला का जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, रोल प्ले हो जाता है। फिर आपकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट होती हैं, ठीक है, वो चीज़ होती हैं, फार्माकोलॉजिकल इन नेचर हो जाती है। ऑल्दो मेडिकेशन इज ऑफन यूज्ड इन, आपको सम काइंड ऑफ साइकोथेरेपी में भी यूज होती है, ठीक है, ये मेडिकल अप्रोच होती है, ठीक है। हमने अभी तक 3 अप्रोच पढ़ी। अब लास्ट ये है कॉग्निटिव अप्रोच, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी ब्रेन से रिलेटेड अप्रोच होती है। यानी कि ये अप्रोच टू एबनॉर्मल साइकोलॉजी फोकस ऑन हाउ इंटरनल, आप क्या सोचते हो, आपकी परसेप्शन क्या है, आपकी रीजनिंग क्या है, कंट्रीब्यूट टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। वो सारी चीजें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को होने में, मतलब आपकी सोच, आपकी परसेप्शन, आपके देखने का अंदाज, किसी भी चीज को एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को बनाने में उसका बहुत एक अहम हाथ होता है। और इनकी ट्रीटमेंट फोकस होती है हेल्प द इंडिविजुअल। अगर हम कॉग्निटिव ट्रीटमेंट करें, टिपिकली फोकस्ड ऑन हेल्पिंग द इंडिविजुअल चेंज द, उसकी ओवरऑल अगर हम इंटरनल परसेप्शन और थॉट और रीजनिंग को जान लेना कि उसको क्या प्रॉब्लम है, तो हम उसको इजीली कोप अप कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आपने सुनी होगी, ये सबसे एक रीजनेबल और सबसे एक इम्पॉर्टेंट है, जो आपके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट में चेंज करती है। क्योंकि जिस तरह इन्होंने बात की कि हर एक को ना एक थेरेपी की ज़रूरत होती है हर उम्र में। हम सोचते हैं कि वो बंदा, पागल लोगों को ज़रूरत होती है, पागल लोग। अच्छा, हमारे मुल्क में कॉन्सेप्ट है जो पागल हैं ये थेरेपी के थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, ही इज़ मैड। नो, मुझे भी क्या पता ज़रूरत है। आपने देखा होगा जितने जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, मोस्टली दे वो एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे होते हैं, या उनके पास्ट में कोई ऐसी चीज हुई होती है जो साइकोलॉजी पढ़ना शुरू होते हैं। आपको पता है बायपोलर का जो बंदा जिसने बायपोलर की एक किताब लिखी थी, इन्वेंट किया था ना, वो बायपोलर का शिकार था। वो इतना सवियर किस्म का वो मरीज था बायपोलर का कि उसने उस पे किताब लिखी है फुल। उसने बायपोलर में वो इतना ज़्यादा, उसे मैनिक एपिसोड होते थे, उसको इतनी ज़्यादा उसमें साथ इरिटेबिलिटी और प्रॉब्लम होते थे उसको, इतने एपिसोड्स। और वो क्योंकि जो बायपोलर डिसऑर्डर है वो भी एक मतलब वो ठीक नहीं हो सकता, आप उसको मैनेज कर सकते हो। उसने अपने आप को ठीक मैनेज करके बुक लिख ली, उसको ऑथर बन गया उसका। वो आप कहें कि एक बेसिक, वो जिस तरह नहीं कहते कि लीड करने लगा बायपोलर लोगों को, मतलब इतना ज्यादा उसने रिसर्च की। तो आप अपने आप को खुद लेबल ना करो, आप अपने आप को ठीक कर सकते हो किसी भी तरीके से, अगर आप अपने थॉट, रिसेप्शन और रीजनिंग को अगर आप अपने फोकस्ड करें, तो मेरा ख्याल है कोई चीज भी। और जिस तरह कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में आप पॉजिटिविटी को लेकर आते हो, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करते हो, ठीक है। तो सीबीटी इज जनरली कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ साइकोथेरेपी। ये देखिए, गोल्ड गोल्ड मेडल नहीं मिलता, बच्चा अगर जीतता है या आप किसी किसी चैंपियनशिप में जीते हैं तो आपको गोल्ड मेडल मिलता है, लाइक दिस ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये साइकोथेरेपी का, मेंटल बिहेवियर्स का गोल्ड मेडल है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। यानी कि इसके थ्रू आप बहुत ज्यादा अप्रोचेस को फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत डिसऑर्डर्स को। अब जो हमारी जो अगली चीज आ गई है ना, वो हमारी आ जाती है ये कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल यूज। अब हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, मल्टीपल एरियाज ऑफ दीज जो कंडीशन और डिस्ट्रेस होते हैं ना, सिम्टम्स अब उसके क्या है, हम अब इनके सिम्टम्स की तरफ आ जाते हैं। मल्टीपल एरिया, पहले तो हमने सारा कुछ अब अप्रोचेस भी डिस्कस कर ली, किसके थ्रू एबनॉर्मल साइकोलॉजी होती है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी होती क्या है, और वो किन बंदों पे अप्लाई होती है, और आजकल उसका नेम क्या है, वो सारा हमने एक स्टडी कर लिया, ठीक है। अब हमने DSM-5 के थ्रू, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के, जो पब्लिश्ड हुई है अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन APA के मुताबिक, इसमें कंटेन लिस्टिंग ऑफ साइकाइट्रिक जो डिसऑर्डर हुए हैं, जो हमने जो आजकल डायग्नोज हुए हैं, उसमें कौन से डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। अब एंजाइटी में सोशल एंजाइटी आपको पता ही है, व्हाट इज सोशल एंजाइटी, ना मिलना, लोगों से उलझना,
ठीक है। पैनिक डिसऑर्डर्स, जाहिर है आपको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं। एंड जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी आपको छोटी 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 बातों पे जीएडी, ठीक है, जीएडी आपको पता है कॉमन है, आपको छोटे से इशू में, इसको यूनिपोलर भी कहते हैं, इन इन द DSM-5 इसको यूनिपोलर, यानी आपको मैनिक अटैक नहीं हो रहे, लेकिन आपको एक छोटी सी बातों पे आपको कोई भी चीज हर वक्त पेन करती रहती है, यार ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे ये क्यों होता है, लाइक दैट, ये एंग्जाइटी इसके फॉर्म है। अब मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन एंड बाइपोलर, ये सबसे बड़े, डिप्रेशन और बाइपोलर जो है, बाइपोलर 1 होता है और बाइपोलर 2 लेस सिवियर होता है, हाइपोमैनिक होता है। ये जो फुल जिसमें मैनिक अटैक्स होते हैं ना, मैनिक एपिसोड्स होते हैं, वो बाइपोलर 1 होता है। अब वो तो ज़ाहिर है एक फुल डिस्क्रिप्शन इसकी, हम तो नॉर्मल साइकोलॉजी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। न्यूरो, क्योंकि टाइम भी इज टू शॉर्ट, और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में आ जाता है आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जहाँ पे ज़ाहिर है न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे का ताल्लुक आ जाता है, वहाँ ASD सबसे नंबर 1 पर है आजकल। और वर्चुअल ASD तो सबसे ज़्यादा है थ्रू आपके सोशल मीडिया, जो वर्चुअल ASD हो रही है बच्चों में, वैसे ही ASD बहुत ज़्यादा कॉमन है। पहले ये अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब ये मीडिया के थ्रू इसकी ज़्यादा आ गई है। कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और कुछ हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। अब ये इंक्लूडिंग न्यूरोकॉग्निटिव में है डेलिरियम। डेलिरियम ये जो है, ये मैंने ना ये मैंने भी जब मैंने पढ़ा तो मैंने इसको ये पढ़ा कि व्हाट इज डेलिरियम। तो ये एक आपकी एक जो आप कहे ना कि एक कॉन्टिन्यूस सा एक आप में ये डिस्टरबेंस इन अटेंशन, यानी रिड्यूस एबिलिटी टू फोकस, आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर सकते, डेलिरियम। यानी आपका ये न्यूरोकॉग्निटिव फैक्टर है, या डिस्टरबेंस इन अवेयरनेस, यानी कि आपको रिड्यूस ओरिएंटेशन, आपको इन्वायरमेंटल आपको इन्वायरमेंट की कोई पता नहीं है, आपको आपको आपकी अटेंशन आप फोकस नहीं करे, आपकी मेमोरी इम्पेयरमेंट हो रही है, डिस्टॉर्शन हो रही है, आपकी लैंग्वेज में जो है बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है, प्लीज आपकी आपको हेलुसिनेशंस आ रही हैं, डायरेक्ट साइकोलॉजिकल कॉजेस में आपको मेडिकल इलनेस हो रही है, ड्रग मतलब आपको, आप छोड़ना चाह रहे हो, विड्रॉल करना चाह रहे हो, इसमें अगर साइकोलॉजिकल कॉजेस में देखें तो मेडिकल इलनेस की वजह से भी ये हो जाता है। आप जब ड्रग्स यूज करते हो, टॉक्सिन्स, या अब विड्रॉल या उनको छोड़ने की कोशिश करते हो, तो ये भी एक बहुत लंबा टॉपिक है। वैसे तो साइकोलॉजी इज बेसिकली एक फुल कहते हैं ना फ्लैज एक वो होती है, और एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज द बेसिक। अब हमने पर्सनालिटी डिसऑर्डर में बॉर्डर लाइन, आपको पता है, अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है, एंड ऑब्सेसिव OCD, ये सारी टाइप है पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में आ जाता है अल्कोहल यूज, और OUD जो डिसऑर्डर होता है, अपॉइड यूज डिसऑर्डर, ये तो सबसे ज़्यादा आजकल इन है। और जाहिर है कि अब हमने चीज़ में अब आपको ये चीज़ें समझ आ गई कि इसके अंदर कौन कौन सी एंग्जाइटी, डिप्रेशन और क्या क्या चीजें इस चीज में मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, ये मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। और जो साइकोपैथोलॉजी है ना, वो पहले मेंटल बिहेवियर्स थे, उसका न्यू नाम साइकोपैथोलॉजी रख दिया गया, मतलब चेंज हो गया। लेकिन ये एक ही रुख के दो नाम है, आप मुंह मुंह आप इस तरफ से देख लो या आप उस तरफ से देख लो, मतलब कहते हैं ना कि दो एक ही रुख के ना, मतलब है कि आपकी एक एक हैंड को आप कहें नॉर्मल साइकोलॉजी और एक हैंड को कहें आप जी साइकोपैथोलॉजी है, ठीक है, मतलब है। तो ये चीज आपकी बहुत ज्यादा एक दूसरे से मर्ज हो रही हैं। अच्छा, अब क्रिटिसिज्म इस फील्ड पे क्या किया है, क्रिटिसिज्म भी हुआ है। द फील्ड ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज नॉट विदाउट क्रिट इन एडिशन टू द डिबेट के द ओवर द यूज ऑफ द टर्म एबनॉर्मल इटसेल्फ, उन्होंने किया कि सम बिलीव दैट दिस एरिया हैज अ नंबर ऑफ शॉर्ट कमिंग्स। इस पे उन्होंने बहुत ज्यादा ना कि इसकी इस फील्ड पे तभी इसका नाम चेंज करके इन्होंने मेंटल डिसऑर्डर रख दिया था। उन पे इस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ इस एबनॉर्मल वर्ड पे, कि एबनॉर्मल वर्ड का क्या मतलब हुआ, कि आप एक नॉर्मल बंदे को एक एबनॉर्मल टर्म में यूज कर रहे हो, तो उसका कोई उन्हें मतलब है कि आप कहें कि बेसिकली इसमें क्रिटिक्स आल्सो सजेस्ट इज द फील्ड ऑफ द एबनॉर्मल साइकोलॉजी है ना, वो नॉर्मल वेरिएशन इन ह्यूमन बिहेवियर,
जो क्रिटिक्स कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स, कि आप लोगों के नॉर्मल बिहेवियर में जो एबनॉर्मल पैटर्न होते हैं, एक नॉर्मल बंदे के बिहेवियर में जो एबनॉर्मल पैटर्न होते हैं, वो एबनॉर्मल साइकोलॉजी है। क्रिटिक्स ये कहते हैं, क्रिटिसिज्म जो इस फील्ड में ये आई, इसलिए इसका टोटली नेम ही चेंज करके मेंटल डिसऑर्डर रख दिया गया, कि आपने एबनॉर्मेलिटी तो फिर डिफरेंट फील्ड्स में आ जाती है। हम हर बंदे को फिर कहें यू आर एबनॉर्मल, यू आर एबनॉर्मल, तो उस एबनॉर्मल साइकोलॉजी को या एबनॉर्मेलिटी की टर्म को हटा के हमने उसका, जो क्रिटिसिज्म करने वाले थे उन्होंने कहा कि वो एक नॉर्मल वेरिएशन है। एबनॉर्मेलिटी तो आपकी एक लाइफ का पार्ट है। देखिए, जब आप एक चीज आपके साथ गलत हो रही है तो आप एबनॉर्मल एक बिहेव करेंगे, ये एक रिएक्शन है, एक इमोशन है। अगर आप एक गलत चीज हो रही है और उस पर नॉर्मल बिहेव करें तो इसका मतलब है आप एबनॉर्मल है। एक बंदा मेंटली एबनॉर्मल है, उसके सामने कोई कत्ल हो रहा है, वो चीखे नहीं मार रहा, तो वो एबनॉर्मल है। मतलब एक नॉर्मल बंदा चीखे मारेगा, एक बंदा मर गया है सामने, मर रहा है या मर गया, उसकी डेथ हो गई है सामने, तो वो चीखे मार रहा है, येलिंग कर रहा है, या आप कहें कि कोई गोली मार रहा है किसी को, कोई सुसाइड कर रहा है और कोई चीखे नहीं मार रहा, स्टैंड स्टिल खड़ा हुआ विदाउट एक्सप्रेशन, तो इसका मतलब है वो है ही एबनॉर्मल। तो एक नॉर्मल बंदा ही एबनॉर्मल, जो अगर नॉर्मल आप क्या कहते हैं इन्वायरमेंट में नॉर्मल बिहेव करोगे और मैम इस तरह एबनॉर्मल। तो पाकिस्तान जी में हम देखें तो काफी ऐसी जी, जो है वो इनजस्टिस हो रहे बहुत होते हैं। बहुत और बहुत बहुत ज्यादा, हम असल में ना हम ना समझ नहीं पाते, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, जो बहुत ज्यादा। अब फॉर एग्जांपल आपके सामने जो मैंने एग्जांपल दिए कि एक बंदा सुसाइड करे, एक बंदा चुप करके खड़ा हुआ है, तो वो इसका नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। नॉर्मल बिहेवियर ये है कि वो चीखे चिल्लाए। ये चीज ही क्रिटिक्स में आई थी कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी टेंड टू बी, जो है उसकी जो नॉर्मल वेरिएशन है वो इन ह्यूमन बिहेवियर में नॉर्मल होनी चाहिए। मतलब नॉर्मल जो पैटर्न्स बंदे के चल रहे हैं बिहेवियर के, वो नॉर्मलाइज पैटर्न, मतलब एक जो एक एबनॉर्मल बिहेवियर में अगर एक बंदा नॉर्मल एक्ट करता है और नॉर्मल में एबनॉर्मल, तो जाहिर है कि वो उसका कोई उसको वाकई मेंटल इशू है। तो ये एक चीज आ जाती है। इसमें एंड में जो रिसर्चर कहते हैं had found that learning more about abnormal psychology appears to do little to combat stigma regarding mental illness। मतलब डिफरेंट मेंटल इलनेस के रिगार्डिंग ये एक टोटली एक स्टिग्मा है कि, और ओल्डर स्टडीज के थ्रू फाइंड आउट हुआ है कि टीचिंग स्टूडेंट अबाउट एबनॉर्मल साइकोलॉजी डिड नॉट रिड्यूस मेंटल हेल्थ स्टिग्मा। कि जरूरी नहीं है कि हम किसी बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो ओल्डर व्यू के मुताबिक, कि हम बच्चों को जब हम एक एबनॉर्मल साइकोलॉजी के मुतालिक बता रहे हैं कि उनको उनकी मेंटल हेल्थ और मेंटल स्टिग्मा इम्प्रूव हो जाए, एटीट्यूड टूवर्ड मेंटल इलनेस और इंक्रीज हेल्प सीकिंग बिहेवियर अमंग स्टूडेंट, कि उनके दरमियान बिहेवियर पैदा हो, अच्छे बिहेवियर इम्प्रूव हो। हम अगर ओल्डर टर्म में जाए स्टडी तो। जी जी, आपने कुछ कहा? मैम ये क्यों है ऐसा कि अगर हम मतलब जैसे अब आपने कितने डिसऑर्डर्स बताए हैं, तो जी जी डेफिनेटली अब बिल्कुल। हम आइडेंटिफाई करके उनको क्योर तो कर सकते हैं ना। क्योंकि मेरा तो साइकोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है, तो इस जी वजह जी, से मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ किस चीज के बारे में? कि अगर हम बताते हैं स्टूडेंट्स को मैं या बस किसी को। लास्ट टॉपिक, एक मिनट, ये इसका जी लास्ट जी। में कर लूँ, ये बस लास्ट कवर अप कर लूँ। मेरा कहने का मकसद ये था कि पुराने स्टडी के मुताबिक हम स्टूडेंट्स को, टीचिंग स्टूडेंट अबाउट एबनॉर्मल साइकोलॉजी डिड नॉट रिड्यूस, हम अगर स्टूडेंट्स को एबनॉर्मल साइकोलॉजी के मुतालिक बता रहे हैं तो वो उनकी मेंटल हेल्थ और स्टिग्मा को इम्प्रूव करने के लिए नहीं बता रहे। ये पुराने बिहेवियर के मुताबिक था। अब रीसेंट स्टडी ये कहती है एजुकेट करो स्टूडेंट को। मेंटल
एक सेकेंड, मेंटल इलनेस वो हेल्पफुल फॉर रिड्यूसिंग नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड, उनके जो उनके एटीट्यूड्स हैं। मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ, 1 मिनट बस, ये लास्ट एक टॉपिक रह गया मेंटल, ये जो रिड्यूसिंग नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड मेंटल हेल्थ, एक बस ये लास्ट में टेक अवे। अब टेक अवे में क्या है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी फोकस ऑन एटिपिकल बिहेवियर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी है ये एटिपिकल्स बिहेवियर के साथ गो थ्रू होती है, यानी नॉर्मल पर्सन के साथ, बट इट फोकस इज नॉट टू इंश्योर दैट ऑल पीपल फिट इनटू अ नैरो डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल। सब लोग इस डेफिनेशन में फिट नहीं होते, ये सिर्फ उनके लिए होती है, मे बी कॉजिंग द डिस्ट्रेस or impairment in some area of individual life. So by better understanding what is the abnormal, researcher and therapist can come out with new way to help people to live more healthier and fulfilling lives. जी अब आप बुक बताएं, आप I बता have रही a थी कुछ। question. जी 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 बोलें। मिस, जो ADHD और ऑटिज्म के किड्स होते हैं, तो क्या जी, उनमें भी बाइपोलर डिसऑर्डर पाया जाता है, और उनको क्या अर्ली डायग्नोज बाइपोलर के लिए मेडिकेशन भी स्टार्ट कर दी जाती है क्या? जो बच्चे होते हैं ना, अगर हम उनका, खासतौर पे ऑटिस्टिक, जो ऑटिस्टिक बच्चा होता है ना, उसमें अगर हम अर्ली डायग्नोस्ट कर लेना, बायपोलर जो होता है, मैं आपको बताऊं बायपोलर बेसिकली क्या होता है। ये देखें, कंबोर्बिड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, एएसडी से रिलेटेड हो जाते हैं, हाइपर एक्टिविटी। ऑटिज्म वाले को बायपोलर नहीं होता। बाइपोलर डिसऑर्डर में मैनिक एपिसोड्स होते हैं, जब कभी बहुत ज़्यादा एक दफ़ा बहुत ज़्यादा इरिटेबल शो करता है और एक दफ़ा बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में शो करता है, उसके रिवर्सेबल, एक दफ़ा बहुत खुश हो जाता है और एक दफ़ा वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। ये इसमें एपिसोड्स पाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना, उनमें एक तो लेस एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। जब उनका सबसे जो होता है ना कि वो, आपने देखा होगा कि अगर उनको वॉइस तो वो उस वॉइस की तरफ तवज्जो नहीं देते, उनमें वो बाइपोलर की तरफ नहीं जा रहे होते। लेकिन जो एचडी की आप बात कर रहे हैं ना, वो कंबॉर्बिड वो हो सकता है बाइपोलर में। अगर आप एचडी के बच्चों को शुरू में ट्रीट नहीं करेंगे 7 ईयर्स तक या 6 ईयर्स तक, अगर पेरेंट्स, हम इसीलिए तो अवेयर करते हैं कि पेरेंट्स, अगर आपके बच्चों को एक बच्चे को हम नाम लिए जा रहे हैं, जावेद जावेद जावेद, वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा। आप शुरू में कहते हैं नहीं जी उसको कोई मसला नहीं, मतलब है कि हम बड़े बूढ़े कहते हैं कोई मसला नहीं, वो सुन लेगा, उसका तो बाप दादा नहीं बोला। आप उसको जरूर चेक कराएं, वो बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है, वो ऑटिज्म की तरफ जा रहा है, जो कि किसी और एंजाइटी है। जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना, इनके अंदर एंजाइटी बहुत होती है, लेकिन ये जो एचडी बाइपोलर का ताल्लुक कंबॉर्बिट करता है एचडी के साथ, हाइपर एक्टिविटी के साथ। क्योंकि ये जो बाइपोलर जो होता है ना, जिनको एचडी होता है, मोस्टली लोगों को बाइपोलर भी होता है। किस तरह? क्योंकि जो हाइपर एक्टिविटी होती है ना, कई कई दफा बहुत खुश हो जाते हैं, कई दफा बहुत उदास हो जाते हैं, कई दफा उनका बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। लेकिन जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो लेस एक्सप्रेसिव होते हैं, उनमें मूड स्विंग्स में बहुत ज्यादा नहीं होते, वो तो अलोन बैठना पसंद करते हैं। जी वो मिस, तो उनके बिहेवियर्स भी ना फिक्सेशन के साथ बहुत आते हैं। नहीं, उसमें कॉग्निटिव रिजिडिटी, मैं आपको बताऊं, देखिए आप कभी नोट करके देखना, ऑटिस्टिक बच्चे को एक प्लेट लेना, अगर उनको कोई दूसरी प्लेट दे देना, वो उसमें खाना ही नहीं खाएंगे। उन्होंने फिक्स्ड किए होते हैं, ये होता है कॉग्निटिव रिजिडिटी, उनके दिमाग की, उनके ब्रेन की रिजिडिटी होती है। ये तो एचडी वाले में भी होता है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। उनमें हाइपर उनमें होता है, एचडी होता है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। उनमें अटेंशन की जो होती है बहुत कमी, वो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। जो ये ऑटिस्टिक ज़्यादा ज़रा सीवियर टर्म है, जो ऑटिज्म जो एचडी वाले हैं ना, वो फिर भी एक नॉर्मल पैटर्न की तरफ आ जाते हैं 7-8 साल तक, लेकिन अगर आप वक्त पे संभाल लें। मैंने यही पहले मैंने ऑटिज्म पे भी कर चुकी हूँ। मैंने ये चीज़ बताई है कि पेरेंट्स अगर नहीं रियलाइज करेंगे, अगर वो ये कहते रहेंगे हमारा बच्चा ठीक है, तो उनका बच्चा वाकई ठीक नहीं होगा।
आप प्लीज एज अ पेरेंट्स पहले रियलाइज करें, सबसे इस पहले तरह से अगर एक्सेप्टेंस कैसे दिलाएं पेरेंट को? बहुत बहुत ये तो अवेयरनेस दिलाने की जरूरत है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है। देखिए अगर आपके बच्चे को एक चीज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, अगर अगर उसमें एचडी है या ऑटिस्टिक है तो आपके कोई इन्वायरमेंट के थ्रू या मेरे ख्याल है जेनेटिक के थ्रू आया है। अगर बच्चे में शुरू से, तो उस बच्चे पे लेबल तो काइंडली ना लगाएं, यू आर ऑटिस्टिक ऑटिस्टिक ऑटिस्टिक, नो। एचडी बच्चे वालों से को पहले तो बच्चे की माँ पे टैग लग जाता है। वो तो लग जाता है। देखिए बच्चे की माँ तो सबसे ज्यादा सफर करती है, ये ऑटिस्टिक बच्चे की माँ है। ऑटिज्म का करें, ऑटिस्टिक कभी भी नहीं कहना चाहिए यू आर ऑटिस्टिक चाइल्ड, आई एम ऑटिस्टिक, नो। ऑटिज्म ऑटिज्म देखिए इसको ऑटिज्म है। देखिए कुछ ना बोलने की एक हम में एथिक्स नहीं है पाकिस्तानियों में। हमने ना जैसे हाइपर किड है, ये तो है ही पागल। जो हाइपर किड होते हैं ना उन्हें लोग बदतमीज कहते हैं, क्यों? वो चीज़ों को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं। लेकिन अगर वक्त पे आप उन चीज़ों को कोप अप कर लेना तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से बच सकते हैं। मैं खुद इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ कि आपके जो हाइपर एक्टिव किड्स होते हैं ना, उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप वक्त पे अगर रियलाइज कर लो तो आप इन चीज़ों से बच सकते हो, आप बच सकते हो। देखिए हाइपर एक्टिविटी बाइपोलर में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि आपने जो एचडी वाला बच्चा होता है ना हाइपर एक्टिव, उसमें दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं, या तो अटेंशन डेफिशिएंट होगा सिर्फ नॉर्मल, या एचडी होगा वो। और एक चीज़ आपको बता दूं, मेडिकेशन सबसे एंड प्रेफरेंस होता है। और जो आप मेडिकेशन की बात करिए वो एडल्टहुड में प्रेफर करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स। अगर हम बच्चों को शुरू से दे देना तो वो सब्सटेंस यूज यानी कि इतने ज़्यादा वो आदी हो जाएंगे कि उनको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए हम बच्चों को रेकमेंड नहीं करते। वैसे तो साइकोलॉजिस्ट थेरेपी रेकमेंड करते हैं, लेकिन जैसे बिहेवियर थेरेपीज आप कह रही हैं, बिहेवियर ये एचडी के बच्चे या ये ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, इन्हें बिहेवियर थेरेपी या इनके कार्स वगैरह, वो खैर एक बहुत लंबी डिटेल है, वो टेस्ट वगैरह होते हैं। ये इनके बिहेवियर थेरेपिस्ट क्यों है, बिहेवियर थेरेपी ऑटिज्म सेंटर क्यों है, लेबलिंग। अच्छा अच्छा, पता है क्या हमने कि ये ऑटिस्टिक बच्चा है ये ऑटिज्म सेंटर में जाएगा, अपनी लेबलिंग आपने कर लिया, आप उसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं। हम लोगों ने खुद ही लेबलिंग किया, हम अपने बच्चों को खुद ही। देखिए आप 7 इयर्स तक आप अपने बच्चे को वोकेबलरी दे सकते हैं, एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। मैंने बाहर की कंट्री में देखा था डाउन डाउन सिंड्रोम, जिनमें एक्स एक्स क्रोमोसोम 21 जो इसमें ज़्यादा हो जाते हैं, और वो जो डाउन सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चों की शक्लें एक जैसी होती हैं, वो जो डाउन सिंड्रोम के होते हैं। उनके लिए उन्होंने बकायदा रेस्टोरेंट्स खोले हुए थे, और वो उसमें एज अ कुछ कोई खाना खाना बना रहा था, कोई वेटर का काम कर रहा था, जस्ट लाइक दैट। तो बात ये कि हम लेबलिंग, जिस तरह मैंने नॉर्मल साइकोलॉजी में कहा है कि देखिए हमने एक नॉर्मल बंदे को लेबलिंग लगाई हुई है, आजकल तो हम अब नॉर्मल की क्या बात कर रहे हैं, हम एक एक और नॉर्मल। जी 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 जी। और आजकल जो है क्या कहते हैं, हम थेरेपिस्ट, बीइंग अ थेरेपिस्ट वी रेफर द क्लिनिकल असेसमेंट, बट द जी जी स्कूल टीचर्स आल्सो टैग ऑल दीज टाइप ऑफ किड्स के ये तो एडीएचडी है या ऑटिस्टिक है या ऑटिज्म है, एएसडी है इसको। तो जो है इस तरह जी से भी किसी को ऐसे टैग नहीं वो करना। देखिए बात सारी ये है कि हमने टैग्स तो लगा लिए, काउंसलर होने चाहिए। एक स्कूल काउंसलिंग होती है, एक होती है थेरेपिस्ट। स्कूल काउंसलर हमारे यहाँ ना थेरेपिस्ट बने हुए होते हैं, हर एक का अपना एक शोबा होता है। देखिए एक एग्जैक्टली ऑक्यूपेशनल, ऐसी देखिए आप देखिए एक स्पीच थेरेपी है, स्पीच थेरेपिस्ट का काम करेगा ना। अगर आप एक स्पीच थेरेपिस्ट को कहेंगे आप कॉग्निटिव सीबीटी करें, तो वो कैसे वो करेगा या वो करेगी, जब उसे पता ही नहीं होगा कि सीबीटी किस तरह अप्लाई करनी है। एक नेगेटिव आउटकम, एक नेगेटिव बिहेवियर को आप पॉजिटिव में चेंज कर रहे हो, आप एक्सपोजर थेरेपी कर रहे हो, या आप कोई भी इस किस्म की थेरेपी कर रहे हो, आप टेस्ट दे रहे हो, आप उस पर कोई भी चीज़ अप्लाई कैसे कर सकते हो, दिस इज इलीगल। बहुत ज्यादा। आप देखो कोई बंदा, आजकल तो हर कोई कहता है ये इसको ऑटिज्म है, बगैर देखे दिखाए हर एक को ऑटिज्म डायग्नोस कर देते हैं। ऑटिज्म एक मजाक नहीं है, हमने इसको मजाक बनाया हुआ है, अल्लाह माफी करे। ऑटिज्म
एक एक बहुत एक सिवियर किस्म के, देखिए उसके भी टर्म्स होते हैं, माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, फिर बहुत एक जो सिवियर फॉर्म में आ जाता है, वो हम ही लाने वाले हैं। अगर मदर्स भी नहीं करती रिकग्नाइज। आप अपने बच्चों का ना ऑडिटरी टेस्ट जरूर कराएं, कानों का टेस्ट सबसे पहले ये टेस्ट होता है कि वो जो कई होते हैं ना, उसमें उनमें कानों में भी सुनने में भी प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स मानते नहीं है। खैर ये तो एक बहुत लंबा टॉपिक है, तो ये इस पे भी इंशाल्लाह डिबेट होगी। आपका नेम क्या है? मिस हेलो। सोबिया। अच्छा, मिस सोफिया, जी जी, अच्छा अच्छा। तो आपको समझ आ गया होगा ऑटिज्म के जो एडीएचडी होता है ना, उसमें बाइपोलर हो सकता है, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे तो एक्सप्रेशन लेस होते हैं, जी उनमें मिस। एक्सप्रेस, क्योंकि आपने देखा होगा वो रोते नहीं है। आपको पता है रोना जी कितना जरूरी है, इमोशंस बहुत जी। जरूरी होते हैं, हम्म। इमोशंस बहुत जरूरी होते हैं। ये चीज तो हमें पता ही नहीं चलता कि अगर हमारी फीलिंग्स और इमोशन, अगर हम इमोशंस ही नहीं शो कर रहे तो फिर क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। टेंट्रम शो करना, देखें अगर आप एक चीज, अगर एक गिलास टूटा है, अगर आपको गुस्सा आया तो आपका इमोशन एक नॉर्मल बिहेवियर है। मैं यही चीज उन्हें बता रही थी, अरसलान जी वो पूछ रहे थे, एक नॉर्मल बिहेवियर में अगर आप एक नॉर्मल एक्ट कर रहे हो और एक एक नॉर्मल बिहेवियर नॉर्मल एक्ट कर रहे हो, तो आप नॉर्मल नहीं हो। अगर एक बंदा यहाँ पे कोई बुरी हालत में पड़ा हुआ है और आपको ना रोना आ रहा है, ना चीखना आ रहा है, ना आप उस पे जा रहे हो, इसका मतलब है आपने देखा होगा एक बाप ने अपने बच्चों को मार दिया, कुछ आपने इस तरह के केसेस सुने जी होंगे, जी। कत्ल कर दिया। एक एक लड़की का केस, ससुरालियों ने उसका क्या हाल कर दिया, तो वो एबनॉर्मेलिटी है ना। ये एबनॉर्मल पैटर्न्स हैं, ये सारे एबनॉर्मल पैटर्न्स हैं जो हमारे अंदर ही अंदर छुप के लोगों को होते जा रहे हैं, और लोग इसका शिकार बनते जा रहे हैं। और हम कहते हैं जी वो हो गया, उसका मियाँ पागल था, ये था, वो क्यों था, उसके पीछे क्या और हाथ थे, इस मैडम तरह ये लोग अब बड़ी बड़ी पोस्टों पे भी पहुंच जाती हैं और इनका कभी डायग्नोज नहीं हो पाता। ये पता है कि ये मैनिपुलेटिव, अच्छा मैं आपको ना डार्क साइकोलॉजी में इंशाल्लाह अगली दफ़ा करूंगी, ये मैनिपुलेटिव पर्सनालिटीज होती हैं और बहुत अजीब अजीब होती हैं। ये मैंने जब पढ़ी ना तो मुझे बड़ी हैरान हुई कि लोगों ने मास्किंग की होती है अपने ऊपर, लोग इतनी ज्यादा मास्किंग बेसिकली करते डुअल हैं। फेस पर्सनालिटी होते हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये ना आप यकीन करें कि मैंने जब ये चीज़ जब मैंने ये डार्क साइकोलॉजी के बारे में जब ये पर्सनालिटीज का पढ़ा, तो मतलब मैं हैरान रह गई यार कि हम अपने ही घर में ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं, अपने ही घर में हमारी बहुत डार्क पर्सनालिटीज होती हैं, मैनिपुलेटिव पर्सनालिटीज होती हैं। आप देखें, एक माँ है, एक मुझे बहुत अच्छी एग्जाम्पल मिली, माएँ तो बहुत अजीज होती हैं सबको। एक माँ कहती है, एक बच्चे को कहती है, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने उस आदमी के साथ रह रही हूँ जो मुझे पसंद नहीं है। तो वो मैनिपुलेशन है एक तरीके से। मैं जस्ट एक बात कर रही हूँ, वो इमोशनल मैनिपुलेशन है। एक माँ अगर कह रही है कि मैंने सारी उम्र, बच्चों के सामने कह रही है, सारी उम्र एक ऐसे मर्द के साथ रह रही हूँ जो मुझे भी पसंद नहीं है, तो वो किसको खराब कह रही है? बच्चों के सामने उनके बाप को खराब कह रही है। तो ये सारे इमोशनल मैनिपुलेशंस है ना जो हम कर रहे हैं। एक बाप कहता है मैं तुम पे खर्च कर रहा हूँ, क्यों? तुम आज ये करते हो, मैं नहीं करता, क्या कर लोगे? तो ये सारी चीजें हम ये सारी चीजें हम समझ ही नहीं रहे कि हम ये चीजें हम खुद अडॉप्ट किए जा रहे हैं। फिर जब ये पर्सनालिटी, देखें ये हम अपने आप को छुपाने के लिए अपने ऊपर मास्किंग कर लेते हैं। मतलब वो औरत अपने आप को छुपाने के लिए अपनी चीज को, उसने बाप को ब्लेम कर दिया, या उस बाप ने अपनी अपने अपनी चीजों को छुपाने के लिए बच्चों को ब्लेम कर दिया। वो हर वक्त बच्चों को ये कह जा रहा कि तुम लोगों ने ये किया, तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये हुआ है, तुम्हारी वजह से ये हुआ है। या उस औरत को कह दिया, एक औरत एक क्रॉनिक बंदे के साथ टॉर्चरस रही जा रही है, उसे पता है मैंने इस बंदे के साथ रहना ही रहना है, मैं नहीं रहूंगी तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? तो बस वो ये चीजें कि वो इंसान, सारे इंसान मास्किंग के साथ रह रहे हैं, ये दुनिया सारी मैंने, हम सारे हमने एक मास्क चढ़ाए हुए हैं बेसिकली। हमने अपने फेसेस पे मास्क चढ़ाए, मैंने भी, हम शायद आपने भी। मेजोरिटी लोगों को तो अपनी सेफ्टी के लिए मास्क चढ़ाना पड़ता है ना, नहीं तो मैं
जी बिल्कुल, जैसे मैं औरत की बात कर रही थी, उसने कहा है कि मैंने इस बंदे के साथ रहना है, शादी के बाद क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? उसने अपने ऊपर मास्क ही चढ़ाया हुआ है कि अच्छेपन का, अपने बच्चों के साथ भी अच्छी रहेगी, उसे नहीं पता कि उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, किस ट्रेजेडी से वो गुज़र रही है, ये कोई नहीं बस वो मास्किंग है। एक मर्द है, वो बेचारा सारी उम्र काम करता है, उसने भी मास्क वो आता है, वो बड़ा खुश आता है। अच्छा ये नहीं पूछते कि तुम कैसे हो, मेरे लिए कुछ लाए हो? बीवी अलग लड़ना शुरू हो जाती है, और बच्चे कहते हैं कि बाप इसलिए कि चीजें लाएगा, मेरे लिए ये लाए हो, मेरे यार उससे ये तो पूछो कि वो किस हाल में आया है, वो कैसा है। मतलब वो बंदा भी कहता है मैं ठीक हूँ, आई एम हैप्पी। मतलब हर एक ने एक मास्किंग है। हम बस इस तरह ही चले जा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये दुनिया एक स्टेज है। हम एक सारा हम अपना अपना रोल मॉडल परफॉर्म कर रहे हैं। हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हो, मैं अपनी परफॉर्मेंस, हर घर में हर हाँ बंदा तो अपनी मैम हम परफॉर्मेंस फिर दे। भी ऐसा कोर्स क्यों नहीं करते कि सबसे बेहतरीन मास्किंग कैसे की जाए? जी जी, सॉरी दोबारा बोले। फिर हम कोई ऐसा कोर्स क्यों नहीं डिजाइन करते कि सबसे बेहतर मास्किंग क्यों की जाए? ये एनएलपी है ना, मैं आपको बताऊं, जब ये मैंने पढ़ा ना, मैं आपको ये बताऊं, मैं ये डार्क साइकोलॉजी और एनएलपी दोनों डिफरेंट है। आप देखिए एनएलपी क्यों आजकल बहुत इन है। आप देखें फॉर एग्जांपल न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आपकी अपने माइंड में देखिए, ये तो आप अपने ऊपर देखें, सुने, आप अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हो, आप खुद ही ठीक कर सकते हो। आपको कोई भी नहीं ठीक कर सकता। आपको मैंने पहले भी एक चीज बताई थी कि पहले पता नहीं किसी ट्रेनिंग में, कि आप अपने सामने अगर आईने के सामने खड़े होगे ना, पहले आप अपने आप को तो पहचानो। एक औरत है, वो सारे घर को अगर ठीक कर रही है, तो वो क्या अपने आप को पहले उसने ठीक किया है? अपने बिहेवियर्स, अपने पैटर्न, अपने डिप्रेशन, अपनी एंग्जाइटी को वो बच्चों को दे रही है, फिर वो बच्चे आगे पास ऑन कर रहे हैं, वो चलती जा रही है एक चीज। एक घर में एक घर में एक ड्रामा सा होता है, जैसे आपने देखा होगा कि शादियों में जाने वाले होते हैं तो सारी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, जल्दी तैयार हो, जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। वो लड़ते लड़ते ही सारे जा रहे होते हैं, लड़ते, और वहां पे जाके सारे ठीक बैठे होते हैं, समझने बड़ी अच्छी, और लड़ते लड़ते ही आ रहे होते हैं। तो वो मास्किंग है ना। देखिए हम लड़ते लड़ते जा रहे होते हैं, वहां जाके हेलो हाय कैसे हो, अच्छे हो, ये हो, अच्छी तरह सारे पेश हो रहे होते, लेकिन जब वापस आ रहे होते फिर लड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब हमने अपने अपने आप को प्रेजेंट तो अच्छा किया ना लोगों के सामने। तो लाइक दिस ये चीज है। तो वो आपने अपने आप को जज खुद करना है कि हाउ आर यू। देखिए आप बैठे अपने आप को रियलाइज करें कि आप अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं, आप अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं, अपने आप को कैसे जज कर सकते हैं, ये आपने रियलाइज करना है। अगर आपने अपनी सेल्फ एनालिसिस कर ली ना, अगर आपने आपको पहचान लिया, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को देखें। आपने अपने घर का माहौल खुद ठीक रखना है। जैसे आपने कहा आपके बड़े हैं, इस तरह आपके रिलेटिव हैं, वो इस तरह की बात करते हैं, तो देखिए इस तरह तो ये चीज एक लाइफ लॉन्ग चलती जाएगी। अगर एक बंदा रियलाइज नहीं करेगा, ये तो रियलाइजेशंस होती हैं सारी, अपने आप को आप खुद जज करना है, क्योंकि हर एक बंदे ने यह मास्किंग की होती है, एवरीवन। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा बंदा है जिसने मास्किंग ना की हो। हर बंदा, हर फ्रेंड